हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एके मॉडल ऑफ इंडोजिनस ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम एके मॉडल क्या है उसे समझें, हमें इंडोजिनस ग्रोथ का क्या मतलब है उसे समझ लेना चाहिए। इंडोजिनस ग्रोथ को हिंदी में अंतः विकसित या अंतर्जात विकास भी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे इंडोजिनस ग्रोथ नाम से ही पढ़ें। दोस्तों, यह जो शब्द है इंडोजिनस, उसका मतलब होता है हैविंग एन इंटरनल कॉज, यानी एक ऐसा कारण जो किसी सिस्टम के अंदर रहते हुए उस सिस्टम पर अपना प्रभाव डाल रहा है। इसलिए जब हम किसी ऐसे विकास मॉडल के बारे में पढ़ते हैं जो इंडोजिनस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो इसका मतलब होता है कि आर्थिक विकास के उस मॉडल में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो उत्तरदायी कारण बतलाए गए हैं, केवल वही कारण या वही फैक्टर आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावे और कोई एक्सोजेनस या एक्सटर्नल कारण आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी किसी भी इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल में आर्थिक विकास या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए केवल उन्हीं तत्वों या वेरिएबल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जिसकी व्याख्या उस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर की गई है। इसके अलावा और कोई भी बाह्य तत्व या बाह्य कारण आर्थिक विकास को अनएक्सप्लेन्ड तरीके से प्रभावित करता है, उस मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, आर्थिक विकास के मॉडल तीन तरह के हो सकते हैं। पहला इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, दूसरा एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल और तीसरा जो इन दोनों का मिक्सचर हो। दोस्तों, आपने इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल क्या है उसे समझ लिया है। एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल ठीक इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल का उल्टा होता है, जहां सारे वेरिएबल बाह्य या एक्सटर्नल फैक्टर पर निर्भर करते हैं। और यह तीसरा टाइप जो इन दोनों का मिक्सचर है, इसमें विकास के लिए जरूरी या रिस्पॉन्सिबल वेरिएबल में से कुछ इंडोजिनस फैक्टर पर निर्भर करते हैं और कुछ एक्सोजेनस फैक्टर पर निर्भर करते हैं। विकास का यह तीसरा मॉडल ज्यादा वास्तविक है और लगभग सारे बड़े आर्थिक विकास के सिद्धांत जैसे सोलो मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल इत्यादि इसी पर आधारित हैं। दोस्तों, इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसका विकास 1980 के दशक के आसपास से माना जाता है। इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी के कंस्ट्रक्शन या कहें कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या वैचारिक ढांचे का निर्माण न्यो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, जो कि असल में इंडोजिनस और एक्सोजेनस मॉडल का मिक्सचर है, उसकी उन मान्यताओं की आलोचना करते हुए शुरू हुई थी जिसमें यह माना जाता था कि आर्थिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण वेरिएबल जैसे जनसंख्या और टेक्नोलॉजी इत्यादि वे किसी एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होते हैं, एक्सोजेनसली प्रभावित होते हैं। और इसीलिए इंडोजिनस ग्रोथ कॉन्सेप्ट के निर्माताओं ने यह सवाल उठाया कि अगर आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व किसी बाह्य कारण से प्रभावित होते हैं, तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि दो अलग अलग देशों में या फिर एक ही देश के दो अलग अलग राज्यों में विकास दरें अलग अलग होती हैं, जबकि उनके भौतिक पूंजी में या फिजिकल कैपिटल में समान मात्रा में निवेश किया जाता है। दोस्तों, नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी डिमिनिशिंग रिटर्न यानी पैमाने के घटते प्रतिफल की मान्यता पर आधारित है। ऐसे में यह सवाल किया जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि समय के साथ साथ एक विकसित देश और एक अल्प विकसित देश के बीच राष्ट्रीय आय का स्तर बराबर नहीं हो जाता है, जबकि दोनों ही देशों में पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और अगर परिवर्तनशील साधन यानी लेबर की मात्रा को प्रभावित करने वाले फैक्टर एक्सोजेनस हैं या बाह्य हैं, तो ये बाह्य कारक अलग अलग देशों में लेबर पावर को अलग अलग तरह से प्रभावित क्यों करते हैं, और विकसित और अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का स्तर कम ज्यादा क्यों होता है, जबकि दोनों ही देशों के उत्पादन फलन में डिमिनिशिंग रिटर्न पाया जाता है और दोनों ही देशों की श्रम शक्ति बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। तो इनमें आखिरकार राष्ट्रीय आय का स्तर लंबी अवधि में बराबर हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है।
नियोक्लासिकल ग्रोथ मॉडल आर्थिक विकास पर इन बाह्य प्रभावों को अनएक्सप्लेन्ड ही छोड़ देता है। उदाहरण के लिए रॉबर्ट सोलो के विकास मॉडल को ले लीजिए। सोलो के विकास मॉडल में आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी तत्व जैसे जनसंख्या वृद्धि को बाह्य तत्वों से प्रभावित मान लिया गया है, जो कि श्रम की वृद्धि दर, पूंजी श्रम अनुपात यानी कि कैपिटल लेबर रेशियो और बाद में राष्ट्रीय आय को निर्धारित करती है। इंडोजिनस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में इस बात का जवाब देने का प्रयास किया गया है कि क्यों फिजिकल कैपिटल पर एक समान दर से इन्वेस्ट करने के बावजूद दो देशों के राष्ट्रीय आय और विकास दर में अंतर होता है। इंडोजिनस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुसार दो देशों या एक ही देश के दो अलग अलग राज्यों में आय और विकास दरों में अंतर इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग देशों में और देश के अलग अलग राज्यों में क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनकरेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इत्यादि फैक्टर में अंतर होता है। और ये वो तत्व हैं जो किसी बाह्य या एक्सोजेनस फैक्टर से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि ये इंडोजिनस फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से हमने अब तक इंडोजिनस ग्रोथ का क्या मतलब है उसे अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इंडोजिनस ग्रोथ कॉन्सेप्ट पर आधारित एके मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है उसे भी समझ लेना चाहिए। एके मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडोजिनस थ्योरी का सबसे बुनियादी ग्रोथ मॉडल है। दोस्तों, एके मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि एके मॉडल ऑफ इंडोजिनस ग्रोथ में ऐसी मान्यता क्यों की गई है कि उत्पादन फलन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल पाए जाते हैं। दोस्तों, एके मॉडल के अनुसार उत्पादन के साधनों की संख्या बढ़ने पर उनकी उत्पादकता में तो कमी आती है, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो साधनों में मौजूद होता है, और उत्पादन कार्य के दौरान पूंजी का ह्रास भी होता है, यानी डिप्रिसिएशन भी होता है। लेकिन अगर उत्पादन की तकनीक को और बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी पर और उच्च गुणवत्ता के हाई स्किल लेबर प्राप्त करने के लिए ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग रन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, एके मॉडल का प्रोडक्शन फंक्शन कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक स्पेशल केस है, जहां की पैमाने का स्थिर प्रतिफल पाया जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1 होता है। इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर बीटा। यहाँ y टोटल प्रोडक्शन को दिखला रहा है, k कैपिटल यानी कि पूंजी को दिखला रहा है, l लेबर या श्रम को दिखला रहा है, अल्फा और बीटा एक पैरामीटर है जो पूंजी और श्रम की उत्पादन की लोच को दिखला रहे हैं, a एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को दिखला रहा है, इसका मतलब है कि a उन साधनों की कुल उत्पादकता को दिखला रहा है जो यहाँ इक्वेशन में मेंशन नहीं किए गए हैं। ध्यान रखिए कि यह प्रोडक्शन फंक्शन एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। एके मॉडल ऑफ ग्रोथ के अनुसार श्रम को भी पूंजी की श्रेणी में रखा जाता है और इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, और तब इक्वेशन y इज इक्वल ए के टू द पावर अल्फा लिखा जाता है, जहां a इज इक्वल 1 है, यानी यह भी एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। इसे हम y इज इक्वल ए के भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यही है एके मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां प्रोडक्शन फंक्शन को y इज इक्वल ए के लिखा जाता है। यहाँ y इज इक्वल कुल उत्पादन है, a इज इक्वल टोटल फैक्टर प्रोडक्शन है, और k पूंजी और श्रम दोनों का संकेत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।